एक सेकेंड ईयर की लड़की, उम्र उसकी 19 साल, रोज की तरह वो 14 नवंबर को भी ट्यूशन जाती है, लेकिन उस दिन निर्धारित टाइम पर अपने घर वापस लौट के नहीं आती। तो जाहिर सी बात है कि एक जवान लड़की अगर घर वापस निर्धारित टाइम पर नहीं आती है तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। फिर उसके पूरे फैमिली में जितने भी लोग थे उस लड़की को ढूंढने के लिए उसी ट्रैक के फॉलो करते हैं जिस रास्ते से वो आती थी। कहानी है गुजरात की, सूरत शहर के वलसाड डिस्ट्रिक्ट की। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे स्टेशन है, उदवाड़ा। इत्तेफाक की बात यह है कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से उस लड़की का घर लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पर था। वो कोचिंग करके जब घर वापस आती थी तो उस रेलवे ट्रैक को उसे पार करना होता था। फिर बगल में उसके घर थे। 14 नवंबर की शाम जब उस लड़की की तलाश में उसके घर वाले उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए जब रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूर पर झाड़ियों में एक लड़की का नग्न अवस्था में लाश पड़ी थी। उस लड़की के पास जाते हैं और देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि हमारी ही बेटी है। आनंद फानन में पुलिस को कॉल किया जाता है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़े नहीं थे। इससे पता चल जाता है घर वालों को कि लड़की के साथ जबरदस्ती भी हुई है और तब तक लड़की की मौत भी हो चुकी थी। लोकल पुलिस आती है, वहां की छानबीन करती है। मौके पर एक पिट्ठू बैग मिलता है और एक शर्ट मिलता है और लड़की की कुछ किताबें और लड़की के कपड़े थे। फिर वो दो चीजें, बैग और शर्ट, जब लड़की के घर वालों को दिखाया जाता है तो लड़की के घर वाले बोलते हैं कि ये मेरी बेटी का सामान नहीं है। लेकिन जब पुलिस बैग को खोलती है तो उसके अंदर से 2 हाफ पैंट, एक मोबाइल का चार्जर और कुछ एक आध और चीजें मिलती है उसके अंदर से। और बैग और उसमें मिले कपड़े से पुलिस को यह अंदाजा हो जाता है कि ये जो भी कातिल या रेपिस्ट है वो लोकल नहीं है, ये बाहर का है। वो ट्रेन से ही आया है और एक कत्ल करने के बाद ट्रेन से ही वो शायद चला गया। फिर पुलिस की टीम एक्टिव होती है और कुछ अपने लोगों को भेजती है उसी उदवाड़ा स्टेशन के पास सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए। लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। फिर पुलिस उस रेलवे स्टेशन से उदास हालत में खाली हाथ वापस लौटती है। लेकिन वो बैग और कपड़े के देख के साफ हो गया था कि ये कोई बाहर का मुसाफिर है। अब सीसीटीवी था नहीं, पुलिस क्या करे। फिर इधर लाश को उठा करके वहीं सूरत के एक अस्पताल में भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इस लड़की की मौत से पहले इसके साथ जबरदस्ती की गई थी, इसका बलात्कार किया गया था। इधर पुलिस एक पिट्ठू बैग और शर्ट के सहारे कातिल की तलाश करती है। लेकिन उस रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी नहीं होने के कारण पुलिस तय करती है कि चलो इसके आगे और पीछे के रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा की छानबीन करते हैं। फिर पुलिस की कई टीमें बनाई गई, कई रेलवे स्टेशन के ऊपर भेजा गया, उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से आगे और पीछे। फिर मेहनत रंग लाती है। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही एक स्टेशन है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। फिर उस रेलवे स्टेशन के जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है पुलिस टाइमिंग के साथ, फिर एक शख्स को देखती है उस कैमरे में और चौंक जाती है। चौंक इसलिए जाती है कि वही शर्ट पहना हुआ वो आदमी और वही पिट्ठू बैग अपने पीठ के ऊपर लिया हुआ उस कैमरे में दिखाई दे रहा है। और फिर पुलिस जब कैमरे को और गहराई से जांच करती है तो पाती है कि जो शख्स वो पिट्ठू बैग अपने पीठ पर रखा हुआ है और वही शर्ट पहना हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा बाएं पैर से लंगड़ा के चल रहा है। खैर कोई नहीं, पुलिस को तो उसकी तस्वीर मिली। पुलिस अब अपनी जांच में जुट जाती है उसको पकड़ने की तलाश। गुजरात पुलिस 10 टीमें बनाती है उसको ढूंढने के लिए और 10 रेलवे स्टेशन पर अलग अलग को भेजती है ताकि कहाँ चढ़ा, कहाँ से उतरा, कहाँ का रहने वाला है, सब उसकी बारीकी से जांच की जाए। लेकिन अलग अलग स्टेशन पर जब पुलिस तलाश करती है तो एक जगह इसकी तस्वीर मिलती है वापी स्टेशन पे। वहां से ये दिखाई पड़ रहा है कि ये मुंबई बंदरा वाले ट्रेन में चढ़ रहा है जाने के लिए। फिर पुलिस की टीम मुंबई बंदरा भी जाती है उसको तलाश के लिए। हालांकि ऐसे भी उसको चलती ट्रेन में पकड़ना मुश्किल था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के तहत उसकी लोकेशन पता चल रही थी। इधर जांच चल रही थी, उदवाड़ा से वापी, वापी से बंदरा, मुंबई, ये सारी चीजें सीसीटीवी में कैद हो रही है। लेकिन उसके आगे कहाँ गया ये पुलिस को नहीं पता। फिर पुलिस सोच रही कि अब क्या किया जाए। और देश में पहला मामला होगा जो एक दिव्यांग यानी कि विकलांग सीरियल किलर मिला। फिर गुजरात पुलिस एक दूसरा तरीका अपनाती है उस कातिल को पकड़ने के लिए। सीसीटीवी कैमरे से उस कातिल का प्रिंट आउट निकलवाती है उसके चेहरे का और फिर गुजरात के अलग अलग जेलों में भेजवाती है और पहचान करवाती है कि क्या इस तस्वीर से मिलता जुलता कोई भी शख्स जेल में था या फिर कुछ दिन पहले रिहा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि उस तस्वीर से मिलता जुलता व्यक्ति कोई भी जेल में बंद नहीं था और ना ही कुछ दिन पहले रिहा हुआ था। ये दूसरा तरीका अपनाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रह जाता है, पुलिस निराश हो जाती है। फिर पुलिस तीसरा तरीका अपनाती है नेशनल लेवल पर जेल में इंक्वायरी करने की। पुलिस नेशनल लेवल पर जेल के डेटाबेस निकलवाती है और ये तस्वीर जारी करती है कि क्या ये शख्स किसी भी जेल में बंद है या फिर कुछ दिन पहले रिहा हुआ हो। अलग अलग स्टेट के जेल में पता करने के बाद भी कहीं पता नहीं चलता है, हर जगह से नाकामी मिलती है। लेकिन पुलिस जब राजस्थान के जोधपुर जेल में पहुंचती है तो उस शख्स के चेहरे से मिलता जुलता एक चेहरे का लड़का उस जेल में बंद था जो मई में ही रिहा हुआ था।
और उसके ऊपर ट्रक चोरी का मामला दर्ज था। फिर चेहरा मैच हुआ तो उसका रिकॉर्ड निकाला गया, और जब रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि वो हरियाणा का रहने वाला, नाम राहुल जट। फिर पुलिस हरियाणा के रोहतक पहुंचती है राहुल जट के घर पे। तो उसके माँ बाप मिलते हैं। माँ बाप बताते हैं कि राहुल जट को तो हम लोगों ने पहले ही घर से बेदखल कर दिया था, क्योंकि उसके कैरेक्टर ठीक नहीं थे। उसके ऊपर कई चोरी के मामले दर्ज थे, पुलिस हमें भी परेशान करती थी, वो भी कई बार जेल जा चुका था। इसलिए हम लोगों ने उसे घर से बेदखल कर दिया, उसे घर से निकाल दिया है बहुत दिन पहले। फिर पुलिस को वहां से भी निराशा हाथ लगती है, लेकिन पुलिस अपना काम जारी रखती है, कई मुखबिर लगाती है उसको पकड़ने के लिए। और उधर मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भी पुलिस की नजर है, जहां आखिरी बार कैद हुआ था कैमरे में। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। 14 नवंबर को उस लड़की की लाश मिली थी, और अब 24 नवंबर 2024 आ जाती है। और इसी बीच गुजरात पुलिस ने एक और अच्छी काम करी थी कि गुजरात स्टेशन से लेकर के मुंबई तक जितने भी रेलवे स्टेशन थे, सब जगह अपना मुखबिर तो फैला रखी थी, लेकिन दुकानदारों को भी वो तस्वीर दी थी जो उस कातिल का था। उसी दुकानदारों में से एक दुकानदार ने वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ थे पुलिस के, उनके पास फोन करता है कि साहब, मैं उसी हुलिये का एक लड़का देखा हूं, वैसे ही लंगड़ा के चल रहा है, जो अभी भुज जाने वाले ट्रेन में बैठा है। और इतना इन्फॉर्मेशन भी पुलिस के लिए काफी था। पुलिस आरपीएफ को अलर्ट करती है, लेकिन तब तक में जो बांद्रा स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी थी भुज के लिए। और पुलिस एक टीम अपनी वापी में भी भेजती है, क्योंकि जब बांद्रा रेलवे स्टेशन से गाड़ी खुलेगी तो वापी रेलवे स्टेशन होने के बाद ही भुज जाएगी। और वापी में पुलिस की टीम को बता दिया जाता है कि बोगी नंबर इतने में कातिल बैठा है। फिर जैसे ट्रेन आती है वापी स्टेशन पे, पुलिस की टीम सादी वर्दी में ट्रेन के अंदर दाखिल होती है और बहुत आसानी से पकड़ लेती है कातिल को, जिसे पकड़ने में लगभग 10 दिन लग गया था। पूरे देश भर की जेल में उसकी तस्वीर से उसकी पहचान कराई गई थी, और पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी 10 दिन से उसको पकड़ने के लिए। फिर पुलिस उसे बाहर निकालती है ट्रेन से और पुलिस स्टेशन लेकर आती है। फिर पुलिस राहुल को लाने के बाद पूछताछ जारी रखती है, और पुलिस ये सोचती है कि चलो एक रेप और मर्डर का पहेली को सुलझा दिया हमने। कातिल की कहानी खत्म होते होते पुलिस को अब लगने लगता है कि हमने एक रेपिस्ट या फिर एक मर्डरर को नहीं पकड़ा है, बल्कि देश का पहला एक विकलांग सीरियल किलर का गिरफ्तार किया हमने, जो एक नहीं बल्कि 5 मर्डर किया है, वो भी 1 महीने के अंदर। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाते हैं। कातिल अपनी पूरी कहानी सुनाई, और कहानी की शुरुआत करी यही 14 नवंबर 2024 से, जहां इस लड़की का मर्डर किया था उसने। वो बताता है कि वलसाड में कुछ महीने पहले वो आया था, वहां एक होटल में काम करी थी, कुछ उसको पैसे मिले थे और कुछ बकाया रह गया था। तो बकाया पैसे लेने के बाद फिर वो दोबारा मुंबई जाना था उसको। तो उसी रेलवे स्टेशन के ऊपर आता है ट्रेन पकड़ने के लिए, और प्लेटफॉर्म के लास्ट में आके खड़ा हो जाता है। ट्रेन के आने में देर थी, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तो देखा कि एक लड़की हाथ में किताब ली हुई है वहां से जा रही थी। फिर शाम का वक्त था, कोई था नहीं वहां पर, इसलिए मैं उस लड़की का 100 मीटर तक लगभग पीछा किया, और कुछ दूर जाने के बाद कुछ पेड़ थे, झाड़ी थी, वहां पर देखा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उस लड़की को वहीं पर दबोच लिया मैं। कातिल बताता है कि उस लड़की का मुंह मैंने कपड़े से दबा रखा था, और खींचकर उसे झाड़ियों के अंदर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती किया। ज्यादा शोर मचाने की कोशिश कर रही थी वो लड़की, तो उसे गला घोट के मैंने मार दिया। और मारने के बाद मुझे प्यास लगी, तब तक मैं अपना कपड़ा, शर्ट और पैंट, बैग सब वहीं पर उतार दिया था। और जब मुझे प्यास लगी तो मैं रेलवे स्टेशन की तरफ रुक किया जाने के लिए। इधर उधर देखा, कोई मुझे दूर तक आदमी दिखाई नहीं दिया, तो मैं रेलवे स्टेशन गया, वहां पे एक जूस खरीदा, एक दूध का बोतल भी खरीदा और पिया, और सोचा कि चलो वापस चलते हैं, दोबारा जबरदस्ती करेंगे उस एक मुर्दे लाश के साथ। और जब जूस पीने के बाद स्टेशन से उस झाड़ियों की तरफ उस लड़की के पास वापस जाता है, इस इरादे से कि मैं उसे दोबारा जबरदस्ती करूंगा, दोबारा उसके साथ गलत काम करूंगा, तो देखता है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। फिर समझ जाता है कि भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। फिर अपना बैग और शर्ट वहीं छोड़ करके वापस रेलवे स्टेशन आता है और मुंबई की ट्रेन पकड़ता है, और वहां से 9-2-11 हो जाता है। वो तो चला गया, लेकिन सबूत के तौर पर अपना बैग और शर्ट वहीं छोड़ दिया। अगर उस दिन बैग और शर्ट नहीं छोड़ा होता तो पुलिस को कहीं से भी लिंक या कहीं से भी कुछ भी क्लू नहीं मिलता उस रेपिस्ट के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो पुलिस को कैसे पता चलता कि कौन रेपिस्ट था और कौन कातिल था? और अगर दूसरे रेलवे स्टेशन के ऊपर कैमरा था भी तो उससे पुलिस को बिल्कुल नहीं पता चलता कि कौन कातिल है, कौन रेपिस्ट है, क्योंकि उस सामान के अलावा कोई भी विटनेस या किसी ने कोई चेहरा नहीं देखा और ना ही कोई पहचान थी और भी। और बरदात की जगह पर उसका बैग और शर्ट जो पुलिस को मिला था, वही दूसरे रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स पहना हुआ और लिया हुआ दिखाई दिया। तो पहचान में आया कि यही कातिल है और यही रेपिस्ट है। तो उसने कहानी सुनाई कि वो वहां से वापी गया, वापिस से मुंबई गया, और मुंबई से फिर वो हावड़ा पहुंच गया। और आगे की कहानी में बताया कि 19 नवंबर के ठीक 5 दिन बाद, यानी कि 24 नवंबर को मैं हावड़ा में फिर एक महिला का रेप किया और मर्डर किया, और उस
महिला का लाश ठीक उसी बोगी में मिला, विकलांग बोगी में। और फिर हावड़ा से वो आंध्र प्रदेश जाता है। फिर वो विकलांग बोगी में एक महिला को मारता है और लूटता है। और फिर कुछ दिन के बाद वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है। सिकंदराबाद से पुणे जाने वाली ट्रेन में एक महिला को मारता है और उसके साथ रेप करता है। फिर बीच में गैप आया और 14 नवंबर को इस लड़की का कत्ल किया। और एक ऐसा कत्ल था पांचों कत्ल में कि ट्रेन के किसी बोगी में या फिर रेलवे स्टेशन पर नहीं हुआ था, बल्कि इस लड़की को मैं स्टेशन से दूर झाड़ियों में कत्ल किया और रेप किया। और फिर इसके बाद में 14 नवंबर को, फिर 19 को, फिर 24 को कुल 5 कत्ल किया। और 5 में से 4 कत्ल उसने वहां किया जहां पर दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप लोगों के लिए एक रिजर्वेशन बोगी होती है ट्रेन में, उसमें किया। खुद यह दिव्यांग था और दिव्यांग महिलाओं को निशाना बनाता था। जो उसने हावड़ा में मारा था लेडीज को, वो भी दिव्यांग बोगी था। जो सिकंदराबाद में मारा था वो भी दिव्यांग बोगी था। और जो आंध्र प्रदेश में मारा था वो भी दिव्यांग बोगी के अंदर इस महिला का रेप और बलात्कार किया था। और एक और जगह मारा था, वो भी हैंडीकैप के लिए रिजर्व बोगी में ही उसे जान से मारा था। और इन 4 महिलाओं को मारा था, चारों के चारों महिलाएं भी दिव्यांग थी। तो एक भारतीय रेल के एक आरक्षित बोगी जो विकलांगों के लिए दी जाती है भारत सरकार की तरफ से, उसमें एक विकलांग लड़का विकलांग लेडीज का कत्ल करता है, बलात्कार करता है और लूटता है उन लोगों के साथ। और पुलिस को भनक तक भी नहीं लगती, वो भी देश के कोने कोने में। फिर पुलिस ने पूछा कि इतने सारे कत्ल के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तो राहुल ने कहानी सुनाई और कहानी में उसके सारे सवालों के जवाब थे। राहुल हरियाणा का रोहतक जिला का रहने वाला था। बचपन में ही इसके पिताजी की मौत हो जाती है और पिताजी के मौत के कुछ ही दिन बाद इसे पोलियो हो जाता है। और पोलियो होने की वजह से इसका बायां पैर खराब हो जाता है और लंगड़ा के चलने लगता है। फिर इसे स्कूल में दाखिला कराया जाता है। फिर हैंडीकैप की वजह से, विकलांगता की वजह से, लंगड़ाने की वजह से स्कूल में लड़के इसे चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। तो इन सब बातों को दिल पर लेता था और बहुत दुख होती थी इसे। फिर जैसे तैसे करके स्कूलिंग की पढ़ाई की और इसका एक सपना था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर बनूं। ट्रक से इसे बहुत लगाव रहता था, लेकिन इसे लंगड़ा होने की वजह से किसी ने ट्रक सिखाई नहीं और ना ही चलाने दी। सिखाने चलाने की तो दूर की बात, इसे ट्रक के नजदीक भी किसी ने आने नहीं दिया। इस बात को लेकर इसे दुख हुआ कि जिस ट्रक को मैं चलाना चाह रहा हूं, ना कोई मुझे सिखा रहा है, ना ही कोई मुझे चलाने दे रहा है। तो उसने एक पहला जुर्म किया, वो ट्रक को ही चोरी करना शुरू कर लिया। उसने 12 अलग अलग जगहों पर 12 ट्रक चुराए। यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में। वो ट्रक चुराता और माल को ले जाकर बिक्री करता और ट्रक को कहीं और ले जाकर छोड़ देता। और इसी चोरी के चक्कर में वो कई बार जेल गया। ट्रक चोरी करना, जेल जाना और फिर बेल पे बाहर आना, उसका जेल जाना और आना लगा रहता था। आखिरी बार वो ट्रक चोरी के मामले में ही जोधपुर जेल में बंद था, जो छूट के आया था मई में। फिर घर आया तो घर वाले उसे निकाल दिए, पहचान हो गई थी। वो एक पेशेवर अपराधी की तरह हो गया था। लेकिन जो उसके बचपन में उसके साथ जो चीजें हुई थी, जैसे कि लोग बच्चे चिढ़ाते थे उसे लंगड़ा लंगड़ा बोल के, उसके दिमाग में एक घर जैसा बना लिया था। उन चीजों को अपने जहन से कभी नहीं निकाल पाता था। इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहता था कि मैं एक विकलांग हूं, मैं एक पैर से लंगड़ा हूं, मुझे अलग नजरों से देखते हैं लोग। और फिर कहीं जाने के दौरान 20 अक्टूबर को एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता है उसी विकलांग बोगी में, और अपनी बचपन के जितने भी खुन्नस थे उस महिला के ऊपर निकालता है और उसके साथ रेप किया और बेरहमी से मार डाला उसे। फिर वहां से निकल जाता है और उसे लगने लगता है कि तो बहुत आसान है विकलांग बोगी में रेप करना और किसी को मारना। फिर वो क्या करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, फिर वही दोबारा काम करता है। एक स्टेट में अपने क्राइम को कभी दोहराता नहीं है, हमेशा जगह बदलता है, चेंज करता है, दूसरी जगह पर जाता है, फिर वहां वही काम करता है, उसी ट्रेन के उसी रिजर्वेशन विकलांग बोगी में। फिर 14 नवंबर को उसने पहला ऐसा मर्डर किया था जो रेलवे बोगी या रेलवे स्टेशन के दूर रेलवे ट्रैक के भी बाहर था। और इसी वजह से पकड़ा भी गया, क्योंकि शायद उसका बैग और शर्ट वहां पर नहीं छूटता तो शायद ये पकड़ा भी ना जाता। क्योंकि 4 मर्डर और 4 रेप उसने ट्रेन के विकलांग बोगी में किया और ना ही पुलिस को शक हुई और ना ही उसे कोई पकड़ पाया था। पुलिस अपने अलग अलग मामले में जांच करती रही, लेकिन ये रेपिस्ट पुलिस के पकड़ से बाहर था। लेकिन ये पहली बार विकलांग बोगी के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर ये काम किया और पकड़ा गया। और पुलिस और भी ज्यादा जानने की कोशिश में है इससे कि एक दिव्यांग आदमी अपने ही जैसे दिव्यांग महिलाओं के साथ ट्रेन के दिव्यांग बोगी में रेप और मर्डर क्यों कर रहा था। और इस सवाल का सही जवाब अभी भी शायद पुलिस को मिल नहीं पाया है। लेकिन अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि चलती ट्रेन में भी महिलाएं महफूज नहीं है, क्योंकि 4 कत्ल हो चुके थे। अगर ये बलसाड वाला 5वां कत्ल नहीं होता तो शायद ये नहीं पकड़ा जाता और न जाने सीरियल किलर कितने महिलाओं का अपना शिकार बनाता। लेकिन शुक्र है ये वक्त रहते ही पकड़ा गया। तो ये थी आज की कहानी। कहानियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।